दोस्तों ये स्टोरी का 31वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। डैनी ने अपनी वंदना को बाहों में भर लिया। अब उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या कुछ नहीं झेला था उसने, उसकी वंदना ने, उसके बच्चों ने। एक ऐसा दर्द जिसे भूलने में शायद वक्त लगता। पूरी रघुवंशी फैमिली डैनी को संभाल रही थी और डैनी अपनी वंदना को। थोड़ी देर बाद वंदना बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। डैनी बिल्कुल उसके पास बैठा था। जितने अपने आंसू रोकने की कोशिश करता वह आंसू उतने ही बह जाते। वैसे तो डैनी ने वंदना को पहले भी देख लिया था, लेकिन महसूस आज किया था। थोड़ी देर बाद और अवनीत ने वंदना का चेकअप किया, कुछ टेस्ट किया और फिर डैनी को देखकर बोला, अंकल डरने की बात नहीं है, अगर किस्मत ने थोड़ा भी साथ दिया तो आंटी ठीक हो जाएंगी। ने एक नज़र अवनीत को देखकर बहुत धीरे से कहा, इसी उम्मीद से तो कितने ही महीनों से अपनी वंदना से मिला नहीं। अवनीत बोला, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्हें मेडिसिन से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं। डैनी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी और अपने आंसू पोंछ लिए। वह अब भी वंदना का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। फिर उसने पूछा, वंदना को होश कब आएगा? अवनीत बोला, जल्दी आ जाएगा अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, बस अब आप आंटी के पास ही रहिए। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से अवनीत चला गया। कमरे से निकलते ही उसने देखा तो पूरी रघुवंशी फैमिली डैनी और वंदना के कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि वह डैनी और वंदना के बीच आना नहीं चाहते थे। हालांकि सबका मन कर रहा था कि वह सब जाकर डैनी को संभाल लें, लेकिन इस वक्त डैनी के पास जाना बहुत ऑकवर्ड होता है, इसलिए सब बाहर ही खड़े थे। सबको ऐसे झुंड में खड़ा देखकर अवनीत ने हाथ फैलाकर कहा, यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? मोहल्ले में सब्जी बट रही है क्या जो सब यहीं पर आकर खड़े हो गए? जाकर अपना काम क्यों नहीं करते? हर्षवर्धन अवनीत के सिर पर एक मार कर कहा, तू ज्यादा चौधरी मत बन, या बता वंदना की हालत कैसी? अवनीत ने अपने सिर को हल्का सा खुजलाते हुए कहा, बड़े पापा मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। हर्षवर्धन ने एक और अवनीत के सिर पर मार कर कहा, तो अपना यह बड़प्पन कहीं और जाकर दिखा, मेरे सामने नहीं। जिसने तुझे नंगा देखा हो? यह सुनते ही घर के जितनी औरतें थी उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अवनीत थोड़ा सा शर्माते हुए बोला, बड़े पापा यह गलत बात है। हर्षवर्धन अवनीत की बाजू पकड़ी और एक तरफ लेकर आया और बोला, हमें यह बता वंदना की हालत कैसी है? अवनीत बोला, बड़े पापा वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्हें अब डैनी अंकल की बहुत ज़रूरत है। वह जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी वह इंतज़ार पूरा हो गया। अब उनके ठीक होने के चांसेस 90% हो गए हैं। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन आर्या के चेहरे पर हल्का पानी। उसे भी कहीं ना कहीं लगता था कि डैनी की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी वह सब उसके पापा और पति की वजह से थी, लेकिन अब डैनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया तो सबसे ज्यादा खुश शायद आर्या और शिवाय ही थे। वंदना ठीक हो जाएगी, यह सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली को तसल्ली हुई और फिर सब सिटिंग एरिया में बैठ गए। और तभी शिवाय ने अवनीत को देखकर कहा, रक्षाबंधन पर तेरे और पीहू के साथ जो लड़की आई थी वह कौन थी? मतलब तेरी पेशेंट कौन है? अवनीत हैरानी से शिवाय को देखने लगा। उसकी नजर आराध्या की तरफ गई जो अवनीत को ही देख रही थी। अवनीत ने शिवाय की बात को टालते हुए कहा, बताया तो था वह मेरी पेशेंट की दोस्त है। मतलब दोस्त की पेशेंट है? नहीं, मतलब मेरा पेशेंट का बस एक दोस्त है। सिवाय अब भी अवनीत को ही देख रहा था। अवनीत था तो अपनी बहन जैसा ही, झूठ बोलने में उसे भी मेहनत लगती थी। सिवाय ने अवनीत की बाजू पकड़ी और उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, अच्छा चल स्टडी रूम में मेरा बीपी चेक कर दे। इतना कहकर सिवाय अवनीत को स्टडी रूम की ओर खींचकर ले जाने लगा। पूरी रघुवंशी फैमिली सिवाय के बिहेवियर को देखकर हैरान थी, लेकिन फिर वह अपने अपने काम में लग गए। वही अवनीत खींचा तो जा रहा था, लेकिन मन ही मन कह रहा था, इनका बीपी तो मैं चेक कर दूंगा, लेकिन मेरा बीपी बढ़ा देंगे। इस पूरी फैमिली में सबसे खतरनाक बंदा यही है। सिवाय अवनीत को खींचता हुआ स्टडी रूम में ले गया और सीधा जाकर सोफे पर बैठा दिया और फिर खुद अपनी टेबल के पास गया। उसके ड्रॉर में से खाली गन निकाली और उसे लेकर अवनीत के बिल्कुल सामने बैठ गया। अवनीत ने तो अपना सलाइवा गटक लिया, जबकि वह अच्छे से जानता था कि सिवाय भाई उसे कुछ नहीं करेंगे।
उसके बाद भी अवनीत को यह सब देखने की आदत नहीं थी। बहुत सीधा था वह, सिवाय भी समझ गया कि अवनीत गन देखकर डर रहा है और यही तो वह चाहता था कि वह डर जाए और उस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि जब से शिवांगी मेंशन आई थी उसी दिन से शिवाय को स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी। शिवाय ने अनजान बनते हुए कहा, अरे डरो मत, बहुत दिन हो गए इसे मैंने साफ नहीं किया, तो सोचा तुमसे बात भी कर लूंगा और साफ भी कर लूंगा। अवनीत ने एक बार फिर अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, लेकिन भाई आपको तो बीपी चेक करवाना था ना? शिवाय बोला, हाँ बीपी भी चेक करा लूंगा, लेकिन पहले इसे साफ तो कर लूं। इतना कहकर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने गन को साफ करने लगा और फिर मुस्कुराकर बोला, अवनीत तुम्हें एक किस्सा सुनाऊं? अवनीत ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने हल्का सा हंस कर कहा, अरे सुन तो लो, नहीं तो तुम कभी कभी तो आते हो यहाँ, तो सुनो। एक बार रणविजय सिंह राणा का एक आदमी बलराज को मैंने किडनैप करवाया। उस वक्त राजवीर मेरा बॉडीगार्ड हुआ करता था, वह तो बाद में जाकर मेरा बहनोई बना। तब मैंने राजवीर से कहा कि बलराज से सच बुलवाते हैं, लेकिन बलराज बहुत सख्त जान था, उसने राजवीर के सामने कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों? अवनीत का ध्यान गन पर था और उसने ना में एक बार गर्दन हिला दी। सिवाय बोला, अरे तुम अपने राजवीर भाई को तो जानते ही हो, कितने शांत हैं, वह जल्दी से किसी को मारते नहीं। उन्होंने बलराज को मारा नहीं, अगर वह बलराज को 2-4 थप्पड़ मार देते तो बलराज पटर पटर सब कुछ बोल देता। अवनीत ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे दिखाना चाहता हो कि वह शिवाय की बात बहुत ध्यान से सुन रहा है। शिवाय ने अगले ही पल अपनी गन लोड की और सीधा अवनीत के सीने पर पॉइंट करके कहा, मैंने भी बलराज के सीने पर यहाँ बंदूक रखी और उसके बाद बलराज तोते की तरह सब कुछ बोलता चला गया। वह अलग बात है कि उसने मुझसे झूठ और सच मिलाकर बोला, लेकिन बोला जरूर। अवनीत तो नजरें नीचे करके बस उस बंदूक को देख रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि अगर उसने एक और झूठ शिवाय भाई के सामने बोला तो शिवाय कुछ भी कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि शिवाय ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अपने सीने पर बंदूक देखकर तो अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाती। अवनीत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। शिवाय ने अगले ही पल बंदूक हटाकर टेबल पर रखी और हाथ बांधकर बोला, हाँ तो बताओ, तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी वह कौन थी? बस फिर क्या था? अवनीत ने तोते की तरह सब शिवाय को बता दिया था। इधर देव सरगम को अनाथ आश्रम से लेकर आ रहा था और वह रास्ते में ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद देव ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। देव गाड़ी से उतरा, फिर उसने सरगम के लिए गेट खोला। सरगम गाड़ी से उतर गई और बिना पलटे मेंशन के अंदर चली गई। जब अंदर आई तो सब टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। सरगम ने अपना बैग सोफे पर रखा और डाइनिंग एरिया की ओर चली गई तो सबसे पहले किचन में उसने अपने हाथ धोए और फिर सबको खाना सर्व करने में हेल्प करने लगी। तभी दृष्टि बोली, सरगम तुम भी थक गई होगी, बैठकर खाना खा लो। सरगम ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, इतना भी नहीं थकी। इतना कहकर वह फिर से सबकी हेल्प करने लगी। देव को आज पहली बार महसूस हो रहा था कि सरगम कितनी मेहनत करती है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसके अंदर सरगम से माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। देव चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी दृष्टि बोली, देव खाना नहीं खाओगे? देव ने अपनी माँ की ओर बड़ी मासूमियत से देखा और दृष्टि समझ गई कि शायद उसके और सरगम के बीच में कोई बात नहीं हुई। दृष्टि ने पलकें झपकाई और फिर सरगम को देखकर बोली, सरगम जाओ, अपना और देव का खाना लेकर ऊपर चली जाओ, यहाँ मैं सबको देख लूंगी। सरगम कुछ कहती उससे पहले ही आर्या ने भी कहा, हाँ जाओ, यहाँ सब देख लेंगे। सरगम ने अब हाँ में गर्दन हिलाई, एक प्लेट में खाना सर्व किया और कमरे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ डैनी वंदना के पास लेट चुका था। उसने अपना एक हाथ वंदना की कमर पर रखा हुआ था और बस इंतजार कर रहा था कि कब उसकी वंदना को होश आएगा और कब उसे पहचान लेगी। डैनी ने अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी, डैनी तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जेल से जल्दी छुड़वाऊंगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। डैनी ने झटके से आंखें खोल दी। यह वह शब्द थे जो शिवाय ने डैनी से कहे थे और पता नहीं क्यों आज ये शब्द डैनी को बेचैन कर रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं वंदना होश में आकर भी उसे पहचान ना पाई तो। सरगम जब अपने बेडरूम में खाना लेकर आई तो देव फ्रेश होकर बालकनी में खड़ा हुआ था।
उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वह सब कुछ याद आया जो उसने सरगम से कहा था, और तभी उसके कानों में सरगम की आवाज आई, सर खाना खा लीजिए। देव ने पलट कर सरगम को देखा और सरगम बिना किसी शिकायत के देव को देख रही थी। उसने खाना टेबल पर रखा। सरगम ने देव को खाना खाने के लिए एक बार फिर फोर्स किया। देव अंदर आया और सोफे पर बैठकर सरगम को देखकर बोला, तुमने खाना खाया? सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी, जबकि उसने खाना नहीं खाया था और न ही उसे खाना खाने का मन था। देव चुपचाप खाना खाने लगा। इस बीच सरगम ऐसे ही खड़ी रही, जैसे अब उसे देव से न तो उम्मीद है न ही शिकायत। खाना खाने के बाद सरगम प्लेट लेकर बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई। उसने देव को देखकर कहा, सर आप अभी तक सोए नहीं? देव ने इस बार सरगम से पूछ लिया, सरगम तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? सरगम बहुत प्यार से बोली, ठीक से तो बात कर रही हूँ। देव सरगम के करीब गया। उसने सरगम की दोनों बाजू पकड़कर लगभग जोड़ते हुए कहा, ठीक से बात नहीं कर रही हो तुम, ऐसे बात नहीं करती। सरगम बोली, सर आपका वहम है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। अगर आपको सोना है तो बता दीजिए, वरना मुझे कुछ काम है। इस बार देव ने बहुत प्यार से कहा, सरगम मेरा दिमाग खराब हो रहा है, गलती तुम्हारी भी है। तुम अच्छे से जानती थी कि उस रात मेरे तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी तुमने मुझे गुनहगार ठहरा दिया। मैं उस गिल्ट में मरा जा रहा था और जब मुझे पता चला कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया और वह सारा गुस्सा मैंने तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। सरगम प्लीज ऐसे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सरगम बोली, सर ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने आपको सच नहीं बताया, पर मुझे यह सब क्रिस भैया ने करने के लिए कहा था और मुझसे गलती हो गई कि मैं क्रिस भैया की बातों में आ गई। पर आप दिल पर मत लीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब आप मुझे बता दीजिए कि आप सोएंगे? देव ने सरगम को लगभग जोड़ते हुए कहा, तुम क्या पागल हो? मैं तुमसे यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम एक ही बात के पीछे पड़ी हो। इस बार सरगम ने भी नम आंखों से कहा, मैं जिस काम के लिए यहाँ हूँ अपना ही काम तो कर रही हूँ, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? आपको सोना है तो बता दीजिए, वरना मुझे भी काम है। देव ने सरगम के गाल पर अपना एक हाथ रखा और उसे सीने से लगा लिया। कुछ बोला नहीं, बस अपनी पकड़ मजबूत कर दी। देव को इतना गिल्ट तो तब भी नहीं हुआ जब वह सरगम के झूठ का शिकार हुआ था, जितना आज हो रहा था। सरगम अपने आप को रोने से रोकना चाहती थी, फिर भी वह एक आंसू उसकी आंख से टपक गया। सरगम ने एक बार फिर भरे गले से पूछा, सर बता दीजिए सोएंगे कि नहीं? देव ने अगले ही पल सरगम को गोद में उठा लिया और बेड की तरफ लेकर आया। सरगम भी अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसकी आंखों में पानी आ चुका था। देव ने सरगम को बहुत प्यार से बेड पर लेटाया और खुद उसके पास लेट गया। सरगम को अपने ऊपर लेटा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, सोना है लेकिन ऐसे नहीं। देव कभी सरगम के साथ ऐसे नहीं सोता था। सरगम थोड़ी देर तक देव के बालों को सहलाती रही और देव सो जाता था, लेकिन आज देव को समझ आ रहा था कि उसे सरगम की नहीं बल्कि सरगम को उसकी जरूरत है। बेशक सरगम उस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही मन बहुत परेशान हो चुकी है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस करते करते सरगम पूरी तरीके से थक चुकी है। सरगम भी कुछ नहीं बोली, वह सच में बहुत थक गई थी। उसने भी अपना सिर देव के सीने पर रख लिया और देव बहुत देर तक सरगम के बालों को सहलाता रहा और थोड़ी देर में सरगम सो गई। देव ने झुककर सरगम के बालों को चूम लिया और अपनी पकड़ टाइट कर दी। सरगम तो सो गई, लेकिन देव को नींद नहीं आई। वह अच्छे से जानता था कि उसे सरगम ही सुला सकती है और आज उसने अपनी नींद सेक्रीफाइस कर दी। थोड़ी देर में उसने सरगम को धीरे से बेड पर लिटाया, उसके माथे को चूमा, ब्लैंकेट से उसे ठीक से कवर किया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोलकर बैठ गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था आज रात को वह सोने वाला है नहीं। कल रात भी नहीं सोया था और आज रात भी नहीं सो पाएगा, जिस वजह से देव के सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था। फिर भी उसने आज अपनी नींद को कंप्रोमाइज कर लिया था। दूसरी तरफ अभिमान सोफे पर बैठा हुआ अपने मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। आराध्या जो कि सोने की कोशिश कर रही थी, आखिर वह बैठकर अभिमान को देखकर बोली,
कब खत्म होगा तुम्हारा काम, मैं ऐसी लाइट जलाकर नहीं सो सकती। अभिमान बोला बस होने वाला है, 2 मिनट। आराध्या बेड से उठकर अभिमान के पास आकर बैठ गई। उसने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन देखी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। फिर उसने हैरानी से अभिमान को देखा और मुंह पर हाथ रखकर बोली, यह क्या देख रहे हो? अभिमान ने आराध्या को देखकर कहा, तुम जो यह बाहर का अचार खाती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए अचार बनाना सीख रहा हूँ। अभिमान की बात सुनकर आराध्या को हंसी आ गई। आराध्या जोर जोर से हंसने लगी। अभिमान कुछ सेकंड के लिए तो आराध्या की हंसी में ही खो गया। उसने नोटिस किया कि जब से उसकी और आराध्या की शादी हुई है तब से लेकर अब तक आराध्या खुलकर हंस रही है। आराध्या तो हंसते हंसते सोफे पर ही लोटपोट हो रही थी। अभिमान ने आराध्या को संभालते हुए कहा, ये गिलहरी थोड़ा धीरे हंसो, पागल हो गई हो क्या? सब जाग जाएंगे और फिर तुम्हें तो कुछ नहीं कोई कहेगा, सब आकर मेरा ही सिर फोड़ेंगे। लेकिन आराध्या, उससे तो खुद को संभाला नहीं जा रहा था। संभालती भी कैसे? अभिमान था बिजनेस टाइकून जो पानी भी खुद लेकर नहीं पीता। वह अचार बनाने की रेसिपी देख रहा था, वह भी आराध्या के लिए। फाइनली हंसने के बाद आराध्या शांत हुई। उसने अभिमान को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अब तुम मेरे लिए अचार बनाओगे? अभिमान ने आराध्या की आंखों में देखा और बोला, इस वहम में मत रहना कि मैं जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वह तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अचार खाने का मन करता है, तो मैं जो कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। एक सेकंड के लिए आराध्या की हंसी गायब हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद अभिमान उससे कह देगा कि नहीं, मैं जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, लेकिन एक बार फिर अभिमान ने आराध्या का दिल तोड़ दिया। आराध्या ने यह बात इग्नोर कर दी और फिर अभिमान को देखकर बोली, अच्छा तो बताओ, अचार बनाना आ गया? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या तुम अपने पति को क्या समझती हो कि उसे बस लैपटॉप चलाना आता है, बिजनेस करना आता है? नहीं, अचार बनाना भी आता है। चलो किचन में तुम्हारे लिए अचार बनाता हूँ, 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर तुम आराम से खा लेना। लेकिन प्लीज घर के बाहर का अचार मत खाया करो, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। आराध्या बोली, तो बड़ी माँ ने भी बनाया है, बड़ी माँ से क्यों नहीं मांग लेते? अभिमान बोला, बड़े पापा भी तो खाते हैं, फिर उन्हें कम पड़ जाएगा। आराध्या ने नोटिस किया कि अभिमान दिखाता नहीं है लेकिन केयर सबकी करता है। आराध्या बोली, अगर बड़े पापा को कम पड़ गया तो बड़ी माँ और बना लेंगी। अब अभिमान फिर खड़ा हुआ और बोला, अब क्या मैं बड़ी माँ को परेशान करूं? चलो हम भी अचार बनाते हैं। आराध्या भी खड़ी होकर बोली, हम मतलब? अभिमान ने इरिटेट होकर कहा, मतलब मैं बनाऊंगा, तुम वहां खड़ी रहना। आराध्या बोली, लेकिन नींद आ रही है, मुझे खड़ा नहीं रहना। अभिमान ने बहुत हक से आराध्या का हाथ पकड़ा, उसे कमरे से बाहर खींचता हुआ बोला, चुपचाप चलो, मैं अकेले किचन में काम नहीं करूंगा। अभिमान आराध्या को लेकर किचन में आ गया। आराध्या तो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने अभिमान का यह रूप पहले नहीं देखा था कि वह अपने बच्चे के लिए इतना पजेसिव है कि अचार जैसी रेसिपी को देखकर अचार भी बना देगा। आराध्या जाकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गई और अभिमान किचन में से आम लेकर आया। फिर उसने एक एक करके आम को काटा और तब तक आराध्या अभिमान को एकटक देखती रही। अभिमान सच में बहुत हैंडसम था, लेकिन था बहुत अकड़ू और घमंडी। पता नहीं अपने बच्चों के लिए इतना ना नॉर्मल कैसे बन गया था। आराध्या को एक एक करके अभिमान के साथ हुई सारी मुलाकात याद आने लगी और उसका ध्यान तब टूटा जब उसे वह रात याद आई जब अभिमान और आराध्या एक दूसरे के करीब आए थे। आराध्या के चेहरे के भाव बदल गए, उसके चेहरे पर उदासी आ गई। थोड़ी देर बाद अभिमान बोला, जाओ जाकर तेल लेकर आओ, शायद इसमें तेल कम पड़ गया। आराध्या ने अभिमान को देखा जो एक बड़े से बर्तन में अचार को मिक्स कर रहा था। आराध्या चुपचाप उठकर किचन में चली गई और तेल लेकर आई। उसने अभिमान के कहने अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालना शुरू किया और आखिरकार अभिमान ने उसे तेल डालने के लिए मना कर दिया। आराध्या तेल वापस रख कर आई। थोड़ी देर बाद अभिमान ने अचार को एक डिब्बे में रख कर किचन में चला गया। उसने वहां जाकर अपने हाथ धोए और डब्बा आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह हो गया तुम्हारा अचार, अब तुम बाहर का अचार बिल्कुल नहीं खाओगी, जैसा भी है इसे ही खाना पड़ेगा और इतना ही अचार मिलेगा, हफ्ते भर में खाने लायक हो जाएगा, तो एक हफ्ते बाद खाना शुरू कर सकती हो। आराध्या ने मुस्कुराकर एक बार अभिमान को देखा और एक बार अचार, फिर अभिमान के कंधे पर हल्का सा थपथपाकर बोली,
क्या बात है, आप तो दादी अम्मा की तरह अचार बना लेते हैं। अभिमान ने अपना सिर हल्का सा झुकाकर कहा, हाँ गिलहरी, मैं सारे काम कर लेता हूँ। खैर चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई। अभिमान आराध्या को लेकर कमरे में आ गया। उसने बहुत प्यार से आराध्या को बेड पर सुला दिया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और खुद जाकर सोफे पर लेट गया। अभिमान ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, आराध्या को नहीं। कुछ देर तक आराध्या अपने और अभिमान के रिश्ते के बारे में सोचती रही, फिर उसे नींद आ गई। अगली सुबह सीनियर रघुवंशी वंदना और डैनी के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। राजवीर ने हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, ऐसे खड़े रहना अच्छा लग रहा है। हर्षवर्धन बोला, राजवीर जाकर तू डाइनिंग चेयर ले और बैठ जा। लगता है तेरे पैर को ज्यादा ही दर्द करने लगते हैं। रूही अपने पति का ध्यान नहीं रखती। राजवीर ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और सिवाय दिव्यांश को हंसी आ गई। सिवाय बोला, चाचू वह कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं। हर्षवर्धन बोला, वह क्या कह रहा है और मैं क्या समझ रहा हूँ। सिवाय ने कहा, यही कि हम लोग ऐसे वंदना और डैनी के कमरे के बाहर खड़े हैं, आपको अजीब नहीं लग रहा। हर्षवर्धन ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं अजीब लग रहा, बस मैं जल्दी से डैनी और वंदना को साथ में देखना चाहता हूँ। मुझे तो कल रात ठीक से नींद भी नहीं आई। सिवाय भी खुद में बड़बड़ाया, नींद तो मुझे भी नहीं आई। हर्षवर्धन थोड़ा आगे आया, उसने अपना कान डैनी के कमरे के दरवाजे पर लगाया, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ सुनाई देगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और तभी डैनी ने गेट खोल दिया। जैसे ही डैनी ने गेट खोला वैसे ही सारे सीनियर रघुवंशी की सांस रुक गई, जबकि डैनी हैरानी से सबको देख रहा था। उसने बस अपने कंधे उचकाते हुए पूछना चाहा, तो सुबह सुबह सीनियर रघुवंशी मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिवाय थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, डैनी वह क्या है ना, हम जानना चाहते हैं कि वंदना ठीक है या नहीं। डैनी ने सबको अंदर आने का इशारा किया। अब सब अंदर आ गए। वंदना अभी भी सो रही थी। डैनी ने बोला, वह अभी सो रही है, अवनीत ने कहा था होश आ जाएगा, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। सुबह ही अवनीत से बात हुई थी और अवनीत ने बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह जल्दी उठ जाएगी। सीनियर रघुवंशी अभी वंदना और डैनी के कमरे में थे, आपस में बातें कर रहे थे। डैनी भी हाथ बांधे सबकी बातें सुन रहा था। और तभी आर्या ने महसूस किया जैसे वंदना उठने वाली है। आर्या ने सिवाय की बाजू पकड़कर उसे जोर जोर से हिला दिया। सिवाय सिवाय ने हैरानी से आर्या को देखा और बोला, पागल हो गई हो छुई मुई, ऐसे क्यों हिला रही हो। आर्या ने सिवाय के गाल पर हाथ रखा और उसका चेहरा वंदना की ओर घुमा दिया। उसने भी नोटिस किया जैसे वंदना धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। आर्या और सिवाय दोनों ही खड़े हो गए। दोनों ही वंदना की तरफ एक कदम बढ़े और पूरी रघुवंशी फैमिली आर्या और सिवाय के पीछे खड़ी थी। सब वंदना को ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं वंदना नींद से जागेगी तो क्या हो जाएगा। सबको देखकर लग रहा था कि वह कितने एक्साइटेड हैं या जानने के लिए कि वंदना ठीक है या नहीं। वंदना ने भी धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने सबसे पहले डैनी आया। वंदना ने डैनी को देखा और मीठी सी मुस्कुराहट के साथ उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, गुड मॉर्निंग मेढक के पापा। डैनी की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसे समझ आ गया कि वंदना ने उसे पहचान लिया। डैनी भी वंदना के पास ही बैठ गया। उसने वंदना के माथे को चूम कर बहुत प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वंदना, उठ जाओ। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर बैठ गई, लेकिन तभी उसकी जोरों से चीख निकली, क्योंकि पूरी रघुवंशी फैमिली उसके कमरे में खड़ी थी। वंदना इतनी जोर से चीखी थी कि सब ने अपने कान में उंगली डाल ली। अगले ही पल वंदना डर के मारे डैनी के सीने से चिपक गई। डैनी को भी हल्की सी हंसी आ गई और उसने वंदना पर अपनी बाहें लपेट दी और उसे शांत करवाते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो। वंदना ने हैरानी से डैनी को देखकर कहा, यह लोग कौन हैं और यहाँ क्यों खड़े हैं। वह भी हमारे कमरे में। डैनी ने हल्का सा वंदना के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और बोला, देखो तो सही, इनमें से कितने लोगों को तुम भी जानती हो। डैनी के कहने पर वंदना ने सिवाय की ओर देखा और वह सिवाय को पहचान गई। फिर उसने आर्या की तरफ देखा, उसने आर्या को भी पहचान लिया। बाकी उसे कोई पहचान में नहीं आ रहा था। आखिर उसने सबको कई साल पहले देखा था। पहचानना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सिवाय और आर्या को वह ज्यादातर मिलती रहती थी, इसलिए उन दोनों को उसने आराम से पहचान लिया।
वंदना ने अपनी एक उंगली को उठाकर आर्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तो आर्या मैडम है। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने शिवाय की तरफ उंगली दिखाकर कहा, यह शिवाय सर हैं। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर वह सबको देखने लगी, लेकिन उसे कोई पहचान में नहीं आ रहा था। उसने हर्षवर्धन की तरफ उंगली दिखाकर कहा, यह शायद रजावत साहब हैं। डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, यह रजावत साहब नहीं है, चाचू हैं, हर्षवर्धन चाचू। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, अच्छा हाँ, शिवा सर के चाचू। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, सिर्फ शिवा सर का चाचू नहीं हूँ, सबका चाचू हूँ, जगत चाचू हो गया हूँ मैं। हर्षवर्धन की बात सुनकर सब हंसने लगे। सीनियर रघुवंशी खुश थे कि वंदना ठीक हो गई और उसने सबको पहचान लिया। वंदना ने फिर डैनी को देखकर कहा, हमारे बच्चे कहाँ हैं? डैनी के पास अब जवाब नहीं था। वंदना ने फिर पूछा, कहाँ हैं अनिरुद्ध और आराध्या? उन्हें स्कूल भी तो जाना है। मैं सोच रही हूँ आराध्या को भी प्ले स्कूल में डाल दूँ। कल उसकी टीचर से बात करके आई थी। उसने कहा है कि वह 2 साल के बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं। अब जाकर डैनी के चेहरे पर सिकन आ गई। वह समझ गया कि वंदना अब भी उस वक्त में जी रही है जिस वक्त वंदना से दूर हुआ था। डैनी कुछ बोल नहीं रहा था और पूरी सीनियर रघुवंशी भी थोड़ा सा परेशान हो गई। कुछ देर तक सिवाय वंदना को ही देखता रहा। फिर ना जाने क्या सोचकर वह बोला, वंदना तुम भूल गई, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए। वंदना हैरानी से सिवाय को देखकर बोली, कैसी बातें करते हो सर, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, बड़े कैसे हो गए? सिवाय ने हाथ बांधकर कहा, तुम मजाक कर रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई और अब वह माँ बनने वाली है। मेरे बेटे से तो हुई है तुम्हारी बेटी की शादी, और तुम्हारा बेटा वह भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, हमारी ही कंपनी में जॉब करता है। अब देखो वंदना, मेरे साथ मजाक तो मत करो, मेरा तुम्हारा ऐसा तो रिश्ता नहीं है कि तुम मजाक करोगी। वंदना ने अपना सिर पकड़ लिया और डैनी को हैरानी से देखने लगी। डैनी बोला, सही तो कह रहे हैं सर, सच में हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, तुम क्या मजाक कर रही हो? सिवाय समझ गया था कि यही वक्त है जब वह वंदना को यकीन दिला सकते हैं कि उसके बच्चे बड़े हो गए, वरना हो सकता है कि वंदना उसी वक्त में जीती रहती। वंदना ने हैरानी से आर्या को देखा तो आर्या बोली, वंदना, शिवाय और डैनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें याद नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान किया था। वंदना ने आंखें बंद की तो उसे कुछ याद आया कि उसने अपने हाथों से आराध्या का हाथ अभिमान के हाथ में रखा था। हालांकि वह उस वक्त मेंटली अपसेट थी, लेकिन फिर भी उसे वह यादें हिंट कर गई। वंदना कुछ सोचने लगी और तभी शिवाय ने फिर कहा, वंदना भूल गई क्या, अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हारी बेटी की शादी हुई है। वंदना हैरानी से डैनी को देखने लगी और डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वंदना को लगा कि सब सच बोल रहे हैं और वही कुछ भूल गई है। सबके सामने इरिटेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे लगा सब सही है, उसे ही शायद कुछ याद नहीं आ रहा। डैनी ने एक बार फिर वंदना का सिर अपने सीने पर रखा और उसके बालों को चूम कर बोला, चलो अपने घर चलते हैं, 2 दिन से यही हैं। आर्या बोली, रुक जाओ, आराध्या से मिलकर जाना। डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, ऐसे नहीं, मैं पहले अपनी वंदना के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बेटी से भी मिलेंगे। आप समझ रहे हैं ना? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वह समझ गया कि पहले आराध्या को वंदना की हालत के बारे में बताना होगा, उसके बाद ही आराध्या और वंदना का मिलना ठीक है। लेकिन तभी वंदना ने कहा, क्यों, हम आराध्या से नहीं मिलेंगे? डैनी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, आराध्या अपने पति के साथ घूमने गई है। वंदना बोली, लेकिन अभी तो आर्या मैडम ने कहा कि वह प्रेग्नेंट है। डैनी बोला, हाँ तो क्या प्रेगनेंसी में घूम नहीं सकते? वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी। डैनी ने वंदना को बेड से हाथ पकड़कर उठाया और फिर सबको देखकर बोला, मैं जा रहा हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, नाश्ता तो कर ले। डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं चाचू, बहुत मुश्किल से यह दिन देखने को मिला है, समझने की कोशिश करो। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और डैनी वंदना को लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही पूरी रघुवंशी फैमिली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार वह जिसका इंतजार कर रहे थे वह हो गया था। खासकर सिवाय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कितना बड़ा बोझ उतर गया हो। दूसरी तरफ देव ने पूरी रात काम किया। अब उसका सिर का दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था, लेकिन वह सरगम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने एक नज़र सरगम को देखा और फिर कमरे से निकलकर जिम एरिया की ओर चला गया। करीब 1 घंटे बाद देव जब कमरे में आया तो वहां सरगम नहीं थी। देव भी फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में चला गया जहां सब नाश्ता कर रहे थे, लेकिन वहां सरगम नहीं थी। देव ने दृष्टि की ओर देखकर कहा, माँ सरगम कहाँ है? दृष्टि ने कहा, सरगम तो सुबह सुबह ही चली गई।
कह रही थी उसे कुछ काम है। देव का चेहरा फिर से उदास हो गया। दृष्टि ने देव को नाश्ता परोसते हुए धीरे से कहा, क्या हुआ, सरगम से बात नहीं हुई? देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए धीरे से ही कहा, माँ वह बात ही नहीं करती, शांत हो गई है। दृष्टि देव के पास बैठ गई और फिर उसकी थाली में सब्जी परोसते हुए बोली, उसने कल रात खाना भी नहीं खाया। तूने उसे खाना तो खिला दिया ना? देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने पूछा था, उसने कहा कि खा लिया। दृष्टि बोली, देव तुम ऐसे ही ढील देते रहे तो तुम्हारे उसके बीच में और ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। तुम उससे साफ साफ बात क्यों नहीं करते? देव बोला, माँ वह बात करे, जवाब दे तभी तो बात करूं। दृष्टि ने देव के बालों में हल्का सा हाथ फेर कर प्यार से कहा, तेरा रिश्ता तेरे हाथ में है, तू चाहे तो उसे सुलझा सकता है, डील तू करता है ना? देव ने हाँ में गर्दन हिला दी। दृष्टि बोली, तो समझ ले तेरे और सरगम के बीच में भी एक डील है जो तुझे क्रैक करनी है और सरगम को हमेशा के लिए अपना बनाना है। देव ने हाँ में गर्दन हिला दी और दृष्टि वहां से उठकर दिव्यांश के पास जाकर नाश्ता परोसने लगी। दिव्यांश ने भी धीरे से कहा, क्या पट्टी पढ़ा रही हो मेरे बेटे को? दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, अपने बेटे को अपना एक गुण तो दे देते, उसे बता तो देते कि बीवी को कैसे मनाते हैं। आपने तो मुझे मनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन आपका बेटा एक नंबर का ढीला है। दिव्यांश ने हैरानी से दृष्टि की ओर देखकर कहा, यार तुम्हारी हर एक बात का ठीकरा मेरे ऊपर ही क्यों फूटता है? अब मैं क्या कर सकता हूँ? दृष्टि गुस्से में देव की थाली में पराठे को रखते हुए बोली, आप कुछ मत करना, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके बस की ही नहीं है कुछ करना। आपके पास टाइम ही कहाँ है कि अपनी फैमिली के साथ बैठकर दो बात कर लें? दिव्यांश धीरे से अपना पराठा खाता हुआ बड़बड़ाया, यार गलती ही कर दी इसे छेड़कर। दृष्टि ने सुन लिया और वह दिव्यांश को देखकर छोटी आंखें करके बोली, मिस्टर रघुवंशी, मुझसे बात करके आपको गलती लगती है? दिव्यांश ने अपना सीट डाइनिंग टेबल पर रख लिया और थोड़ा सा उठाकर दृष्टि की ओर देखकर बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। दृष्टि आंख दिखाकर बोली, मतलब तो यही था। दिव्यांश ने छोटा सा मुंह बना लिया। दिव्यांश ने सबको देखा जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। उसने फिर दृष्टि की बाजू को पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बहुत प्यार से और धीरे से बोला, सिकंजी यह क्या बात हुई? तुम मुझे और मेरे बेटे को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती? एक से गुस्सा होती हो और एक से प्यार से बात करती हो? दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, सरगम और देव के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ और उनके बीच कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं कभी दादी माँ नहीं बन सकती हूँ। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या दादी माँ बनने के चक्कर में अपने पति से झगड़ा कर लोगी? बाल गोपाल जब चाहेंगे तभी तो सब कुछ होगा। दृष्टि ने कुछ सोचकर दिव्यांश को देखकर कहा, देव को कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं देते? दिव्यांश बोला, मैंने कब मना किया है? लेकिन तुम्हारे बेटे का मन ही नहीं लगता। बिना काम किए सारे बच्चों में सबसे ज्यादा काम देव ही करता है। अभिमान थोड़ा स्मार्ट वर्क करता है लेकिन काम ज्यादा देव ही करता है। अचानक ही दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो उसने दृष्टि के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहा, चलो ना, मैं और तुम कहीं घूमने चलते हैं। यह सुनकर दृष्टि के गाल हल्के से लाल हुए और उसने दिव्यांश को घूर कर देखा और बोली, इस उम्र में? दिव्यांश बोला, मैं तो जवान हूँ और तुम भी देखने में ठीक ठाक हो। चलते हैं, बच्चों का क्या, लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन रहेंगे तो साथ में ही। दृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने ना में गर्दन हिलाकर बहुत प्यार से कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, समझे? इतना कहकर वह अपनी जगह से खड़ी हुई और देव को जाकर नाश्ता परोसने लगी। दिव्यांश भी खुद में ही बड़बड़ाया, चलो मेरी सिकंजी का मूड कुछ तो ठीक हुआ। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने अभी अभी शिवांगी को नाश्ता कराया था। अनिरुद्ध का फोन वाइब्रेट हुआ और वह फोन लेकर हॉल की तरफ चला गया। 5 मिनट बाद जब वापस आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शिवांगी ने पूरा डाइनिंग टेबल साफ कर दिया था, सारे बर्तन सिंक में रख दिए थे और वह अब बर्तन धो रही थी। अनिरुद्ध तो आंखें फाड़े शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध की हेल्प कर रही हूँ। अनिरुद्ध ने हाथ बांधे और बोला, और तुम्हें किसने कहा मेरी हेल्प करने के लिए? शिवांगी ने अब तक बर्तन धो लिए थे और वह अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर ने बोला कितनी इंटेलिजेंट। इसलिए अपने आप शिवांगी पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाई क्योंकि उसे अभी लैंग्वेज की पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन अनिरुद्ध समझ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने एक हाथ से शिवांगी का चेहरा पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, हाँ तितली बहुत इंटेलिजेंट है, अब जाओ तैयार होकर आओ, हॉस्पिटल जाना है।
शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। अनिरुद्ध ने किचन को देखा तो साफ था। अनिरुद्ध बोला, चलो अच्छा है, मेरी हेल्प भी कर दिया करेगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही फ्लैट से निकल गए। दूसरी तरफ रघुवंशी इंडस्ट्रीज ने पूरी रघुवंशी फैमिली किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रही थी और तभी क्रिस ने केबिन का गेट खोला और सबको देखकर बोला, मुझे क्यों बुलाया है? हर्षवर्धन ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हारी और बानी की शादी होने वाली है। यह सुनकर क्रिस की आंखों हैरानी से फैल गई। क्रिस ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, पापा मैं बानी से शादी नहीं करूंगा। मैं उसके लिए सिंपैथी रखता हूँ कि उसके पापा मिल नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। इतना कहकर क्रिस वहां से जाने लगा और तभी शिवाय बोला, वापस आओ। क्रिस वापस नहीं आना चाहता था लेकिन अपने घर के बड़ों की बात भी नहीं टालता था। उसने पलटकर शिवाय को देखा और बोला, शिवाय भाई मैं बानी से शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। सिवाय बोला, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पापा ने कोई डिसीजन लिया है तो सोच कर ही लिया होगा। बानी को तुम बचपन से जानते हो, अच्छी लड़की है, उससे शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कृष ने युग की तरफ देखा लेकिन युग ने मजाक में ही कहा, हाँ हाँ सिवाय मामू ठीक तो कह रहे हैं, अच्छी लड़की है, शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है? कृष्ण ने दांत पीसते हुए युग को देखा और बोला, तो तू क्यों नहीं कर लेता? तू कर लेना। इन सब को तो मैं समझा नहीं सकता लेकिन तुझे तो समझा सकता हूँ। तू तो जानता है ना कि मैं यह शादी क्यों नहीं करना चाहता। सब युग की तरफ देखने लगे इस उम्मीद में कि शायद युग उन्हें कुछ बताए। युग ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता क्यों शादी से इनकार क्यों कर रहा है, लेकिन भाई बानी को मेरे मत गले डालना। मैं सिंगल हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि बानी से शादी कर लूंगा। वह क्या है ना, बानी मेरे टाइप की नहीं है। मतलब वह अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसे देख कर मुझे वह फीलिंग नहीं आती। और चलो आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी उससे कर भी दी तो मेरे दिमाग में तो यही रहेगा कि बानी मुझे छोड़कर मेरे चाचू को प्यार करती है। मैं उसे चाची की नजरों से देख चुका हूँ, तो मेरी तरफ मत देखो। क्रिस को गुस्सा आ रहा था, इतना कि उसका मन कर रहा था युग के मुंह पर एक पंच मार दे, लेकिन फिलहाल वह सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वह युग को पीट देता। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और सबको देखकर बोला, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बानी से शादी नहीं करना चाहता। इस बार दिव्यांश ने कहा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, शादी तो तुम्हें बानी से ही करनी होगी। अगर कोई लड़की है तो बता दो। कृष्ण बोला, कोई लड़की? बस सुन लिया, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। वह अभी कॉलेज जाती है, जैसे उसका कॉलेज खत्म होगा आप सबसे मिलवा दूंगा। अब मुझे बख्श दीजिए। इतना कहकर क्रिस वापस से जाने लगा क्योंकि उसका दिमाग बहुत गर्म हो रहा था। इतने में राजवीर बोला, कॉलेज खत्म होने के बाद नहीं, तुम उसे अभी मिलवाओगे? यह सुनकर क्रिस एक बार फिर रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब भी अपने और मीरा के रिश्ते को सबके सामने लाने में शर्म आ रही थी। ऊपर से उसने कभी मीरा से पूछा भी नहीं था कि वह क्या चाहती है, सच में मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। उसने तो सोचा था मीरा को प्रपोज करेगा, उसके बाद हीर को सबसे पहले बताएगा और हीर सबको बता देगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा होता जा रहा था। क्रिस ने पलट कर राजवीर को देखा और बोला, जीजू आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कह दिया ना, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इस बार हर्षवर्धन ने थोड़ा सा सख्ती से कहा, क्रिस झूठ मत बोलो, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने साफ इनकार किया था कि तुम किसी लड़की को नहीं जानते। अब तुम शादी से बचने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो। समझने की कोशिश करो, या शादी नहीं हुई तो किसी की जिंदगी और मौत पर बन आएगी। हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने पापा की इज्जत रख लो और शादी के लिए हाँ कह दो। कृष्ण ने भी हाथ जोड़कर कहा, पापा आप समझते क्यों नहीं? मैं नहीं करना चाहता बानी से शादी, मैं सच में किसी लड़की को पसंद करता हूँ। इस बार शिवाय ने कहा, तो ठीक है, उस लड़की को हमारे सामने लेकर आओ। अगर हमें सब कुछ सही लगेगा तो हम तुम्हारी शादी बानी से नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने युग को देखा तो युग अपनी चेयर से खड़ा हो गया और सबको देखकर बोला, बानी की शादी क्रिस से हो या ना हो, मैं बानी से शादी नहीं करूंगा। मुझे तो समझ नहीं आता आप सब बानी को रघुवंशी फैमिली की ही बहू बनाने के ऊपर क्यों तुले हुए हैं। शिवा ने युग को उंगली दिखाई और चुप रहने का इशारा किया और फिर क्रिस को देखकर बोला, तुम जाओ, जिस लड़की से प्यार करते हो उसे लेकर आओ। क्रिस ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया।
हालांकि वह तो यह भी नहीं जानता था मीरा उसे प्यार करती भी है या नहीं। उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वह मीरा को सबसे मिलवा देगा, और यही सोचकर वह ऑफिस से बाहर चला गया और उसने बाइक मीरा के कॉलेज के बाहर रोकी। क्रिस ने आज सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मीरा को प्रपोज भी करेगा और उसे फैमिली के सामने लेकर भी आएगा। जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसे यही तो कहेंगे कि उसने अपने से 8 साल छोटी लड़की पसंद की है। यही सोचकर उसने अपना फोन निकाला और मीरा को कॉल किया, लेकिन मीरा ने क्रिस का फोन रिसीव नहीं किया। क्रिस ने बाइक पार्किंग में खड़ी की और कॉलेज के अंदर चला गया। उसने हर जगह मीरा को ढूंढा, लेकिन उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। उसने फिर से मीरा को कॉल किया। इस बार भी मीरा का फोन बिजी आ रहा था। क्रिस पिछले आधे घंटे से मीरा को कॉल कर रहा था, लेकिन इस बार शायद किस्मत क्रिस के साथ नहीं थी, इसलिए उसकी बात मीरा से नहीं हुई। उसने सोचा कि क्यों ना वह मीरा को कॉलेज में ही ढूंढ ले। मीरा को कॉलेज में ढूंढने लगा, लेकिन मीरा कॉलेज में कहीं नहीं मिली। आखिरकार उसने सोचा कि वह रात को ही मीरा से बात कर लेगा, और यही सोचकर वह कॉलेज से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर गई, जहां मीरा किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी, और यह नज़ारा देखकर क्रिस का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने यह तो सोचा ही नहीं कि मीरा कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात लड़कों से भी होती है, और हो ना हो किसी लड़के को उसने दोस्त भी बना लिया हो सकता है कि मीरा की मासूमियत देखकर कोई लड़का उसे प्यार करने लगा हो। ना जाने ऐसे कितने ही सवाल क्रिस के दिमाग में घूमने लगे। वह मीरा और उस लड़के को देख रहा था। उसे दोनों ही की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों ही किसी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करके लगा रहे थे, और तभी उस लड़के ने मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे किया और मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल मीरा ने उस लड़के की हथेली पर किस कर दिया, और यह नज़ारा देखकर क्रिस लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि मीरा इतनी डेयरिंग है कि किसी लड़के को किस कर लेगी, वह भी कॉलेज में, जहां आसपास कितने ही लड़के लड़कियां खड़े हुए थे। क्रिस दोनों को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था उसका दिल जोरों से धड़क धड़क कर बाहर आ जाएगा। क्रिस कुछ सोचकर मीरा की तरफ बढ़ने लगा, और तभी वह लड़का उठकर उसकी तरफ आता दिखाई दिया। जैसे जैसे वह लड़का क्रिस की ओर आ रहा था, वैसे वैसे क्रिस की आंखें हैरानी से फैल रही थी। वह लड़का कोई और नहीं, अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध को मीरा के साथ देखकर क्रिस के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया, जबकि अनिरुद्ध तो शिवांगी के साथ बैठा था। शिवांगी और मीरा दिखने में एक जैसी ही लगती थी। दोनों के बाल भी उतने ही लंबे थे। क्रिस बहुत दूर से शिवांगी को देख रहा था, इसलिए उसे लगा कि वह मीरा है। अनिरुद्ध ने क्रिस को देखकर कहा, तुम यहाँ कॉलेज में? क्रिस कुछ बोला नहीं। उसने यह बात मान ली कि मीरा और अनिरुद्ध एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे भी कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध ने बाइक मांगी थी, यानी हो ना हो अनिरुद्ध मीरा से प्यार करता है। अनिरुद्ध की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि वह किसी लड़की को डेट करके छोड़ेगा नहीं, बल्कि उससे शादी कर लेगा। क्रिस ने हमेशा अनिरुद्ध की तारीफ ही सुनी थी, और वह कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की इज्जत भी करता था। आज उसका दिल उसी की गलतफहमी की वजह से टूट गया, लेकिन वह डिसाइड कर चुका था कि वह मीरा और अनिरुद्ध के बीच में नहीं आएगा। अनिरुद्ध ने फिर पूछा कि तुम यहाँ? क्रिस बोला, नहीं, बस ऐसे ही। कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए कहा, यार मेरे कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, उसी सिलसिले में यहाँ आया था। क्रिस शिवांगी की तरफ इशारा किया, जैसे पूछना चाहता हो कि क्या तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने क्रिस को देखकर उम्मीद भरी नजरों के साथ कहा, प्लीज किसी को बताना मत, खासकर आराध्या को। अभी वह छोटी है, समझ रहे हो ना? क्रिस ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध को यह कहना कि वह छोटी है, उसको यकीन में बदलने के लिए काफी था। क्रिस कुछ देर तक दूर से शिवांगी को देखता रहा, और फिर अनिरुद्ध को देखकर बोला, मैं बस जा रहा हूँ, तुम कर लो अपना काम। इतना कहकर क्रिस वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने तो मीरा के साथ कितने ही सपने देख लिए थे। उसे नहीं पता था कि अनिरुद्ध और मीरा, जो कि एक गलतफहमी थी, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्रिस अपने दिल को संभालते हुए जैसे तैसे रघुवंशी मेंशन वापस आ गया। पूरा दिन वह कमरे से बाहर नहीं निकला, और तभी युग ने उसके कमरे को खटखटाते हुए कहा, जिंदा है कि मर गया? क्रिस उदास मन से उठा, अपने लाल लाल आंखों को कपड़े से साफ किया। उसे इस बात का भी दुख था कि उसने इतने कॉन्फिडेंस से सीनियर रघुवंशी के सामने कह तो दिया
कि वह किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन अब कैसे क्रिस उसके सामने जाए। इतने में युग ने फिर से क्रिस के कमरे के दरवाजे को खटखटाया। इस बार क्रिस ने गेट खोल दिया। युग ने क्रिस की लाल आंखें देखकर कहा, क्या हुआ, मीरा ने प्रपोज रिजेक्ट कर दिया? क्रिस ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं यार, मैंने देर कर दी। मीरा और अनिरुद्ध एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यह सुनते ही युग की आंखें हैरानी से फैल गई। युग ने क्रिस का कॉलर पकड़ा और उसे कमरे के अंदर खींचता हुआ लेकर गया और उसके कॉलर को छोड़ते हुए बोला, दिमाग खराब है तेरा? पता भी है क्या बोल रहा है? अभी रक्षाबंधन पर तो मीरा ने अनिरुद्ध को राखी बांधी और तू कह रहा है कि उन दोनों का कुछ चल रहा है। पागल तो नहीं हो गया? अनिरुद्ध के साथ किसी और लड़की को तूने देख लिया? क्रिस ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, वह सब मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैंने मीरा को अनिरुद्ध को किस करते हुए देखा। युग ने अपना सिर पकड़ लिया। यह बात हजम करना बहुत मुश्किल था। युग बोला, तू पागल हो गया है? सब जानते हैं अनिरुद्ध कितना अच्छा है। वह जिस लड़की से राखी बंधवाएगा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे बहन बोलेगा, उसे डेट थोड़ी करेगा। यार कुछ तो रिश्तों का लिहाज कर। हो ना हो तेरी गलतफहमी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।